हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हैं प्रैक्टिस सेट 5 के। इससे पहले मैंने जो है 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखे हैं और 5वां प्रैक्टिस सेट के मैंने जो है एक जो है पार्ट अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 35 तक के क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने जो है अभी तक जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सेकंड को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर रखे हैं। न्यू अपडेट के लिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड जी के और उत्तराखंड यहाँ पे जो है उत्तराखंड के लिए उसमें तो वैसे तो मैंने हिंदी वीडियो इसमें भी अपलोड कर रखी है। और दूसरा मैं हिंदी एमसीक्यू में जो है दूसरा चैनल है हिमालय एजुकेशन स्कोप, वहाँ पे भी मैं जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और न्यू नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, जो भी नई अपडेट आती है उन सबको मैं वहाँ पे देता हूँ। तो अगर आप जो है जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन आपके राइट बन रहे हैं आप लोग जो है कमेंट करना, और आपको वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट करके बताना। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सही है? तो 36 का राइट आंसर बताना है। यह शिक्षण कौशल विकसित करने की एक युक्ति है, या यह शिक्षण की एक विधि है, या यह विद्यार्थी व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक युक्ति है, या यह शिक्षण का एक अंग है। तो यानी जो यहाँ पे सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सही है, ये हो जाएगा शिक्षण कौशल विकसित करने की एक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अब यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है, शिक्षण कौशल विकसित करने की एक युक्ति है। इस विधि में छात्राध्यापक को पहले किसी कौशल के बारे में भली भांति बताया जाता है, फिर उसे प्रदर्शन एवं प्रतिमानों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यानी यहाँ पे जो छात्राध्यापक है ये कौन है? ये हम हैं। जब हम बीएड करते हैं तो तब हमें जो है छात्राध्यापक कहा जाता है, आप सभी को पता है। 37, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है एक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या है? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यह आधुनिक भारत के सबसे पहले विश्वविद्यालयों में से एक है। ध्यान देना, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का प्रमुख विश्वविद्यालयों में से यह जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय आधुनिक भारत का सबसे पहला भारतीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इससे पहले ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 सितंबर 1987 को, 23 सितंबर 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे बी राइट आंसर है 1953 में। अब यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 में की गई थी। 28 दिसंबर 1953 में की गई थी। ये डेट आप याद रखना, कब की गई थी। यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। और इसमें जो है विश्वविद्यालय अनुदान की आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 में, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। और यह एक संवैधानिक संगठन है जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग का प्रतिवेदन हो जाएगा एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कोठारी आयोग ने जो है 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा की। और इस आयोग ने जो है 1966 को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास नाम से अपना प्रतिवेदन किया। इसमें जो है कुल 23 संस्तुतियाँ थी। समान पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए और समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है।
25% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाए और 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए और विषय विभाजन कक्षा 9 के स्थान पर कक्षा 10 के बाद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के इतिहास में जो प्रथम आयोग गठित हुआ वह संबंधित था। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा से। किससे? विश्वविद्यालय शिक्षा से। तो राधा कृष्ण आयोग 1948 और 49 में गठित किया गया था, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्या है के नाम से जाना जाता है। तो 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा मंडल। क्या है? मंडल। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है और जिन्हें जो है मंडल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ऋग्वेद है तो थोड़ा ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। यह जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद भी है। और यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं को बद्ध है, यानी जिसमें क्या है ऋचाओं को बद्ध किया गया है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ध्यान देना कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। और इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को, यानी ऋग्वेद जो ऋषि होता है पढ़ता है, उसे होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और यहाँ पे जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता समर्पित को जो है गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है और इसको जो है विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया है। 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है और 10वां मंडल जो है चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी अथवा संखायन, यानी कौशितकी ग्रंथ को ही संखायन भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जो है ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो यहाँ पे जो 42 है, 42 का राइट आंसर है डी। क्या था? गुलाम वंश। तो लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। कौन था? गुलाम वंश था। तो 42 में यहाँ पे जो है गुलाम वंश या मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से और 1210 ईस्वी था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से और 1240 ईस्वी भी मामलुक वंश यानी गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक यानी लगभग इन्होंने 84 वर्ष तक शासन किया और भारत में जो है इस्लामी शासन की यहाँ पे नींव डाली। तो यहाँ पे गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। और इस वंश का पहला शासक कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से और 1210 ईस्वी तक रहा। और मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद प्रदेशों का सूबेदार इसे नियुक्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह। तो औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को पराजित कर जून 1665 ईस्वी को
पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया, और पुरंदर की संधि राजा जय सिंह की व्यक्तिगत विजय थी, और इस संधि के अनुसार मराठों को जो है कई किले मुगलों को देने पड़े। 44 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्या था? बारदोली। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्या था? बारदोली में। इसी आंदोलन के समय जो है यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। ध्यान देना, कौन सा आंदोलन था? बारदोली तालुका आंदोलन, किसान आंदोलन था। और उस आंदोलन के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की गांधी जी ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी यहाँ से दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? तो 45 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 1921 से 1922। तो मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के बीच हुआ। मोपला केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। जमींदारी के अत्याचार से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह किया, और इस विद्रोह का प्रमुख कारण लगान की उच्च दर थी। नजराना या दमनकारी तरीके से लगान वसूली इत्यादि इस विद्रोह के कारण थे, और इस प्रमुख विद्रोह के मुख्य नेताओं अली मुजालिर थे। तो मोपला विद्रोह के यहाँ पे जो है वो नेता कौन थे? वो थे अली मुस्लियार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया जा सकता है? ध्यान देना, वह कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया जा सकता है? तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 263। यह है अनुच्छेद 263। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद जो 261 है, इसमें सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए जो है संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 47। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। 48 अब इसमें थोड़ा 47 के बारे में देख लेते हैं। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24(1)(i) के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। 48 इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे? तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पवन कुमार चामलिंग। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग भारत में किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बिना किसी बाधा के 25 साल का लंबा कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 23 साल तक संभाला था। उल्लेखनीय है कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) में के संस्थापक अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग दिसंबर 1994 में मुख्यमंत्री बने थे। 49 देखेंगे। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक थी। वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर काम किया, और 14 अगस्त 1947 को इन्होंने वंदे मातरम भी गाया था।
भारत के भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है 25 वर्ष। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं या आप राज्यपाल बनना चाहते हैं, तो आपकी जो एज है वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप मुख्यमंत्री या लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी जो आयु है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटो। तो प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 ईस्वी में क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बेग ने की थी। पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से दूरस्थ ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे जो है ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को जो है अब 1,34,340 नाम दिया है। प्लूटो के उपग्रह चेरान, निक्स और हाइड्रा को भी क्रमशः 1,34,340, 1,34,340 और 1,34,340 3 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो बोर्नियो, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं, जिनमें बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। वर्तमान में इंडोनेशिया की नई राजधानी नुस्तारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला चौथा तथा मुस्लिम आबादी वाला प्रथम देश है। सेशेल्स, मॉरिशस व मालदीव हिंद महासागर में स्थित अलग अलग प्रायद्वीप देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो यहाँ पे 54 बी राइट आंसर है, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में रेगिस्तान का एक सबसे बड़ा हिस्सा स्थित है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 16 किलोमीटर और चौड़ाई 9.6 किलोमीटर है। डैश क्षेत्र भारत के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, 56। डी राइट आंसर हो जाएगा, वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। देश में जो है रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी एवं जूट आदि उद्योग में को सम्मिलित किया जाता है। 57 तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो 57 बी राइट आंसर है, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन यानी ऑयल सीड प्रोडक्शन से है। देश के कुल कृषि क्षेत्र में लगभग 15% भाग पर तिलहनी फसलें तिल, अलसी, सरसों, सूर्यमुखी, मूंगफली, सोयाबीन उगाई जाती है। और इसी प्रकार हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन तथा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकता उत्पादन में वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर है 58, अर्थव्यवस्था के आकार साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP। अर्थव्यवस्था के आकार साइज के लिए जो है सर्वाधिक प्रयुक्त या लोकप्रिय माप सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। GDP जो है देशों द्वारा एक विशेष समयावधि यानी सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित और बेची गई है। ये जो है पुनर्विक्रय नहीं है। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को एक केंद्रीय मौद्रिक उपाय है। 59 भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? डी राइट आंसर हो जाएगा, 1986। तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम पारित किया और यह केंद्र सरकार को भी सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं को निपटाने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। 60 करेंगे। एजेंडा 21 में अनुशासित प्रक्रियाओं को एक समूह है, तो 60 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन 1992। तो यहाँ पे जो है 60 देखेंगे तो सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में हुआ। इस अवसर पर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने तथा सतत विकास के लिए एजेंडा 21 पारित किया गया और इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 61 क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य देश को करना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपनाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में और 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को अपनाया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 ईस्वी को लागू हो गया। 62 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? 62 ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है विश्व भारती। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर, यहाँ पे 62, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की और यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। 63 है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बेंगलुरु में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद जो है कुछ प्रमुख अनुसंधान है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई। अगर आप जो है प्रमुख परमाणु केंद्र या स्थान देखना चाहते हैं तो मैंने जो है हिमालय की एजुकेशन स्कोप चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। 64 करेंगे। गति का दूसरा समीकरण और समय के भी संबंध देता है, तो यहाँ पे जो 64 है यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा स्थान स्थिति। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? 65। तो 65 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.6734 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 n-m की पावर 2/kg/kg²। तो माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F = G यानी m1 और m2/r2 होता है, जहां g यह एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 और nm²/kg² होता है। 66 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में बी राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं, तो 67 बी राइट आंसर हो जाएगा 23। एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने जोड़े के समजात XX होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात XY गुणसूत्र कहते हैं। 68 उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है, तो यहाँ पे दैहिक हो जाएगा। तो DNA अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन विलोप प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवंशिकी होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। 69 लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। 69 बी राइट आंसर हो जाएगा कोयले। तो कार्बनीकरण पौधों व जानवरों के मृत स्वरूपों का कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होने की एक लंबे समय में घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसका सबसे अच्छा स्वरूप कोयला है और कार्बनीकरण की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, जो है 80 से और 95% कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला 55 से 65% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला 45 से 55% कार्बन होता है। और पीट होता है, उसके बाद पीट होता है तो 35 से और 45% इसमें कार्बन होता है। 70 निम्न में से किस राज्य में जो है जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो सी राइट आंसर है कर्नाटक।
तो कर्नाटक राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है। ज्वालामुखी क्रिया के उपरांत जब तप्त मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो है यहाँ पे पार्ट 2 भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जो प्रैक्टिस सेट 5 है इसका पार्ट 2, इसमें हमने टोटल जो क्वेश्चन कर लिए 35 आज भी हमने क्वेश्चन किए। 35 आउट ऑफ 35 आपके कितने राइट आंसर बने तो आप जो है कमेंट करना। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।